हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं स्मृति बंता आपकी हिंदी टीचर लेकर आई हूँ ऑस्टेट के हिंदी सेट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए ऑस्टेट के जो क्वेश्चन आंसर है उसको शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, श्यामनाथ क्यों माँ से कुर्सी पर बैठने को कहता है। ठीक है, ये जो गद्य विभाग से आया है, ये कौन से वाला गद्य विभाग से आया है, कहानी से चीफ की दावत से, जो कि भीष्म साहनी ने लिखा हुआ है। तो देखते हैं श्यामनाथ क्यों माँ से कुर्सी पर बैठने को कहता है। इसका क्या क्या ऑप्शन है। खराटे न भरने के लिए, चीफ के सम्मान के लिए, माँ को पीड़ा देने के लिए और नींद से बचने के लिए। तो कुछ कुछ बच्चे ने क्या लिखा है, खराटे न भरने के लिए। ठीक है, तो पर उसका सही आंसर जो होगा वो होगा नींद से बचने के लिए, क्योंकि जब माँ को नींद ही नहीं आएगी तो वो खराटे कैसे भरेगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 41 नंबर का डी होगा, नींद से बचने के लिए। फिर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कौन साइन बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर बनता है। तो ये जो है गर्मियों के दिन से आया हुआ है। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें देखते हैं। बच्चन सिंह, दीनानाथ, नित्यानंद तिवारी और सुखदेव बाबू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुखदेव बाबू। ठीक है, सुखदेव बाबू ने बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर बनने गए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। चूल्हा फूंकने पर भी आग ना जली तो उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर क्या किया। ये जो है क्रोध से लिया गया है, क्रोध एक निबंध है उससे लिया गया है। तो इसका ऑप्शंस क्या है। चूल्हे से लकड़ी निकाल ली, चूल्हे में पानी डाल दिया, चूल्हा छोड़कर चला गया और गुस्से में हंडी तोड़ दी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों को सबको पता ही होगा, चूल्हे में पानी डाल दिया, जो कि क्रोध निबंध से आया है। तो उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, चूल्हा ना जलने पर उसमें क्या किया, पानी ही डाल दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चूल्हे में पानी डाल दिया। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा बी। तो अब चलते हैं 44 की ओर। माँ अष्टवक्र का मुंह धोकर क्या कलेऊ में खिलाती थी। ठीक है, ये अष्टवक्र से आया हुआ है। तो देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन 2-4 अमरूद, बी रात की बची हुई रोटी, सी पानी के बतासे और ताज़ा बनाई गई चाट। तो कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कि पानी के बतासे। ये पानी के बतासे नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रात की जो बची हुई रोटी थी अष्टवक्र को उसकी माँ दिया करती थी। तो इसका सही उत्तर होगा रात की बची हुई रोटी। ठीक है, तो 44 का जो है आंसर होगा रात की बची हुई रोटी, बी होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया तथापि वह किसका पर्याय है। ये जो है कहाँ से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, ये जो अशोक का फूल है उस निबंध से लिया गया है। तो जो कंदर्प है, कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया। ठीक है, काम देवता क्या होता था, अशोक का जो वृक्ष है उसको काम देवता का रूप माना जाता था। उसको जो नारियां हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती थी वो पूजा किया करती थी। तो यहाँ पे उससे क्वेश्चन आया है, कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया तथापि वह किसका पर्याय होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, दो गण थे, एक था देवता गण और एक था राक्षस गण। तो देवता गणों में कौन थे, कंदर्प थे। ठीक है, कंदर्प का पर्यायवाची एक होगा गंधर्व। ये होगा कंदर्प का पर्यायवाची क्या होगा, गंधर्व होगा। तो 45 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी गंधर्व। ठीक है, अब चलते हैं 46 की ओर। देखते हैं कौन पुकार रहा है। तो चलिए 47 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब निकला था। तो ये जो है बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है। तो कौन सा क्या क्या ऑप्शन है इसमें देखते हैं। 1857 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में और 1858। ठीक है, सबको पता ही होगा, इसका सही आंसर जो है 1858 ही होगा। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब निकला, 1858 ईस्वी में। ठीक है, 47 का जो है आंसर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 48। कालिंद चरण अपने दल में क्या समझे जाते थे।
तो जो कालिंदी चरण थे अपने दल में क्या समझे जाते थे, क्या क्या ऑप्शन से, उदार, उग्र, गुशैल और झगड़ालू। तो कुछ कुछ बच्चों ने उदार भी लिखा हुआ है, जबकि वो उदार उनका चरित्र में था ही नहीं, ठीक है। तो उदार ये नहीं होगा, क्या होगा, झगड़ालू होगा, ठीक है। तो कालिंदी चरण जो थे अपने दल में झगड़ालू किस्म के आदमी थे। अब चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन में क्या है, गाय करुणा की कविता है, ऐसा किसने कहा था। क्या क्या ऑप्शन से देखते हैं, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, महादेवी वर्मा ने और विनोबा भावे ने। तो इसको किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी, ए, ठीक है। गाय करुणा की कविता है, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होगी। यह बात किसके लिए कही गई है। क्या क्या ऑप्शन है, शीशम के लिए, घास के लिए, शेर के लिए और बबुल के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, घास होगा। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं रहती। तो ये जो है उसका आंसर होगा घास। 50 नंबर का आंसर होगा बी, घास, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा जो 51 नंबर है उस पर चलते हैं। कुमारगिरी ने विशाल देव से सर्वप्रथम क्या छोड़ने को कहा। ये कहाँ से लिया गया है, चित्रलेखा से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, कुमारगिरी जो है विशाल देव को सर्वप्रथम क्या छोड़ने की सलाह देते हैं, अपराध भाव, अपना सोना, वासना और कृष्णादित्य के साथ। तो उसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वासना। कुमारगिरी क्या करते हैं, विशाल देव को वासना पहले छोड़ने की बात करते हैं। ये चित्रलेखा से लिया गया है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर, उसका क्या क्वेश्चन है, पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए बिल्ली किससे बनवाने की बात कही। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, चांदी से, पीतल से, मिट्टी से और सोने से। जबकि आप लोगों को पता भी होगा पंडित जी ने सोने से बनाने, बिल्ली को बनाने के लिए कहा था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोने से। पंडित जी ने सोने से बिल्ली बनाने की बात कही थी। तो 52 का क्या हो गया, डी क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 53 की ओर। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देकर देखिएगा कि कौन सी कालिदास की नहीं है। यहाँ पे कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है, बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध रचना है। अभिज्ञानम शकुंतला भी वो भी है, रघुवंश भी है। तो कादम्बरी जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। ये जो तीनों है ये कालिदास की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश। कादम्बरी जो है वो कालिदास की नहीं है। तो ये क्या हो गया, कादम्बरी जो है वो सही उत्तर हो गया। फिर चलते हैं 54 क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, किसके हृदय में चाणक्य के प्रति बाल्यकाल में अनुराग चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं मालविका और सुभाषिनी में, ठीक है। पर इसका सही जो उत्तर है वो होगा सुभाषिनी। सुभाषिनी इसका सही उत्तर होगा। मालविका जिसने जिसने भी लिखा हुआ है वो गलत उत्तर है। सही उत्तर होगा हमारा सुभाषिनी, ठीक है। जो चाणक्य थे उनके मन में सुभाषिनी के लिए ही बाल्यकाल से अनुराग था। तो 44 का जो हो गया आंसर वो है सी, सुभाषिनी। अब चलते हैं 55 की ओर। देखते हैं कौन सुखदा की माँ थी। सुखदा की माँ कौन थी, रेणुका देवी, नैना, सुनंदा और पठानिन। तो इससे पता ही चल जाता कि रेणुका देवी जो थी वो सुखदा की माँ थी। तो 55 का आंसर जो है वो क्या हो गया, सुखदा, रेणुका देवी, ठीक है। सुखदा की जो माँ थी वो थी रेणुका देवी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 56 नंबर क्वेश्चन। ज्योत और अभी
कार से स्कूल जाते हैं तो बंटी कैसे जाता है। ठीक है, ये आपका बंटी से लिया गया है। तो जोत और अमी कार से स्कूल जाते हैं तो बंटी कैसे जाता है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, पैदल, बस से, चाचा के स्कूटर से और साइकिल से। तो क्या उसका उत्तर होगा, बस से होगा। ठीक है, बंटी जो है वो बस से चला जाता है। तो 56 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बस से, बी। फिर चलते हैं 57 की ओर। अरहर के खेत में गोरे किसका इज्जत लूटते हैं। तो क्या क्या है, सलीमा की, आरती की, सुमित्रा की और मुन्नी की। तो ये जो है कर्म भूमि से लिया गया है। तो ये क्या हो गया, अरहर के खेत में गोरे किसके इज्जत लूट चुके हैं, वो होगी मुन्नी की। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या हो गया, डी, मुन्नी। अब चलते हैं 58 की ओर। सिंदूर की होली किसकी रचना है। लक्ष्मी, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन से देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्रा की, लक्ष्मी नारायण लाल की, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवती चरण वर्मा की और जैनेन्द्र की। पर यहाँ देखिए लक्ष्मी चरण मिश्र लिखा हुआ है, लक्ष्मी चरण लाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा लक्ष्मी चरण मिश्र। तो उत्तर क्या होगा, सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, ये वाला सही उत्तर होगा। लक्ष्मी नारायण लाल जो है ये गलत उत्तर है। फिर चलते हैं 59 की ओर। बहुत दिनों के बाद लेखक ने जब रजिया को देखा तो पाया कि उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। ये नौजवान कौन था। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, मजदूर, रजिया का पति, रजिया का मालिक, रजिया का भाई। कुछ कुछ बोलते हैं कि वो रजिया का मालिक था, रजिया का मालिक नहीं था, रजिया का पति था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आप देख के उसको करिएगा। रजिया का पति जो है वो नौजवान जो खड़ा था चूड़िया लेकर वो था रजिया का पति, रजिया का मालिक ये गलत उत्तर है। ठीक है, तो 59 का जो है आंसर, सही आंसर क्या होगा, रजिया का पति होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। वीर सिंघमित्र की कन्या का नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मधुलिका, माधवी, पार्वती और सुमित्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या होगा, मधुलिका ही होगा, ये होगा मधुलिका। वीर सिंघमित्र की कन्या कौन थी, मधुलिका थी। तो 60 का क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया सही उत्तर। ठीक है, कवि को दूब की एक हरी पत्ती कहाँ दिख जाती है। कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाली के पास होता है और शीशे के टुकड़ों के बीच, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि कवि को दूब की एक हरी पत्ती कहाँ दिख जाती है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है, शीशों के टुकड़ों के बीच, सड़क के किनारे, कुएं के भीतर और नाली के पास। तो ये जो होगा शीशों के टुकड़ों के बीच, ये होगा उसका सही उत्तर। जो पहले देखते हैं कवि, वो हरी पत्ती उनको कहाँ दिख जाती है, शीशे जो पड़े हुए हैं उनके टुकड़ों के बीच दिख जाती है। तो 61 का जो है क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, ए, शीशों के टुकड़ों के बीच। ठीक है, फिर चलते हैं 62 पर। साधु ऐसा चाहिए जैसा डैश सुभाए, शून्यस्थान भरिए। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, थोथा, फूप, चना और सूप। फूप और सूप में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सेम सेम सुनाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूप ही होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप, ठीक है, जैसा सूप सुभाए। ठीक है, तो ये जो होगा भूप नहीं होगा, ये होगा सूप। 60 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो फिर चलते हैं 63 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। निराला ने किस सड़क के किनारे पर पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन को देखा। तो ये कौन से गद्य से लिया गया है, पद्य से लिया गया है, तोड़ती पत्थर से। तो निराला जी जो हैं वो क्या देखते हैं, उसने क्या देखा कि लखनऊ, इलाहाबाद, कोलकाता और बनारस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो वो तोड़ते एक पत्थर तोड़ने वाली एक लड़की को कहाँ देखते हैं, वो देखते हैं इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, मतलब इलाहाबाद जाने के रास्ते पर वो एक लड़की को देखते हैं जो कि पत्थर तोड़ रही थी। तो ये जो ऑप्शन है ये होगा इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है,
तो 63 का हो गया बी ऑप्शन सही। फिर 64 की ओर चलते हैं। आत्मा का अपमान करके मनुष्य किससे प्रेम करता है? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है। दुष्टों से, परमात्मा से, प्रेत और छाया से, भौतिक सुख से। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला सही उत्तर होगा इसका? आत्मा का अपमान करके मनुष्य किससे प्रेम करता है? इसका सही उत्तर होगा प्रेत और छाया से। ठीक है, मनुष्य अगर प्रेम मतलब आत्मा को अपमान करेगा, मनुष्य क्या करेगा? वो प्रेत और छाया से ही प्रेम करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा 64 का सी हो जाएगा। फिर चलते हैं 65 की ओर। कौन महाराष्ट्र की कुलदेवी थी? तो यहाँ पे देखते हैं जो है कि कात्यायनी, मातंगिनी, कनक दुर्गा और भवानी, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई की वही कविता से ली गई है, झांसी की रानी से। कौन महाराष्ट्र की कुलदेवी थी? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है डी, भवानी। ठीक है, कात्यायनी, मातंगिनी, कनक दुर्गा और भवानी लिखा है, तो महाराष्ट्र की कुलदेवी जो है वो भवानी जी हैं। ठीक है, तो 65 का हो गया डी ऑप्शन। अब देखते हैं 66। बालक कृष्ण के अनुसार माँ उसे क्या नहीं खिलाती है? यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? पके फल, दूध, दही, माखन, रोटी और चने घी। यहाँ पे कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं तो इतना पतला हो गया हूँ, आप मुझे मक्खन रोटी नहीं खिलाते हो। ठीक है, इतना कुछ मक्खन देने के बाद भी उनको बहुत ही मतलब माँ से होता है कि आप मुझे मक्खन रोटी नहीं खिलाते हो, इसलिए मैं इतना पतला हो चुका हूँ। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मक्खन और रोटी। क्योंकि श्री कृष्ण जी को मक्खन इतनी पसंद थी, तो यशोदा मैया भी उनको मक्खन बहुत दिया करती थी, फिर भी उनको ऐसा रहता था कि वो बोलते थे कि माखन और रोटी मुझे हर रोज़ दिया करो ताकि मैं पतला ना हो जाऊँ। आप तो बोलते थे कि मैं ताऊ की तरह बलवान हो जाऊँगा, उनके बाल जैसे चमक रहे हैं, उनके शरीर जितना चमक रहा है मैं ऐसे ही हो जाऊँगा, पर मेरा तो शरीर अभी भी काला है, मैं तो चमक नहीं रहा, तो मुझे आप माखन रोटी रोज़ खिलाया करिए। तो उत्तर जो होगा वो माखन रोटी ही होगा। ठीक है, भरत जैसे भाई को क्या नहीं हो सकता? ये जो है कहाँ से लिया गया है? श्री रामचरितमानस भरत मिलाप से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? भरत जैसा भाई जो है उसको क्या नहीं हो सकता। आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ था कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया था कैकेयी ने। कैकेयी के कोख से ही भरत जी का जन्म हुआ था। तो लोगों ने क्या सोचा कि कैकेयी से के गर्भ से भरत जैसे इतना अच्छा, इतना सुधार और इतने मर्यादा मतलब बेटा कैसा पैदा हो सकता है। तो ये जो शंका थी लक्ष्मण जी के मन में भी थी कि शायद भरत जी क्या हो सकते हैं, हमें हमारे साथ युद्ध करने के लिए या हमें कोई कष्ट देने के लिए आ रहे हो। पर जो उक्ति थी रामचंद्र जी की वो ये थी कि भरत जैसा भाई जो है उसको संपत्ति का लोभ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भरत को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। तो ये जो कथन थी श्री रामचंद्र जी की थी, उसका उत्तर होगा संपत्ति का लोभ। ठीक है, चलिए तो पहला, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखते हैं कि भरे भवन नायक नायिका कैसे बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बिहारी के दोहे से लिया गया है। तो बिहारी जी जो है वो अपने नायक और नायिका को राधा और कृष्ण से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भरा कुछ सभा या तो महोत्सव होता है, तो जो दो प्रेमी युगल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पाते, तो उनको मतलब वो लजाते हैं, उनको शर्म आती है। तो वो कैसे बातें करते हैं? अपने नेत्रों से, हाथ के इशारों से, चुपके से और गुनगुनाहट से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो है वो नैनों से बातें करते हैं। ठीक है, नैनों के इशारों से वो बातें कर लेते हैं और एक जो प्रेमी है वो दूसरों की इशारा समझ जाता है। तो भरे भवन में नायक नायिका नेत्रों से बातें करते हैं। 68 का जो हो गया ए होगा उसका सही उत्तर। फिर चलते हैं 69 की ओर। बहुत दिनों के बाद कवि ने पकी सुनहली फसल की क्या देखी? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? ताल मखाना, मुस्कान, खुशियाँ और लहरें। यहाँ पे क्या होगा? सुनहरी फसल की मुस्कान देखी। जो कवि हैं वो क्या देखते हैं?
बहुत दिनों के बाद सुनहरी फसल की मुस्कान देखते हैं। तो उसका जो सही उत्तर होगा 69 का बी होगा, मुस्कान। ठीक है, अब देखते हैं 70 क्वेश्चन को। जो शीश उठा सकते थे तिमिर के राज में उन्होंने क्या किया? जो शीश उठा सकते थे उन्होंने तिमिर के राज में क्या किया? ऑप्शंस क्या क्या है? छाती ठोका, पैरों में गिर पड़े हैं, विनती की, सिर झुकाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सिर झुकाए हैं। जो कि भरी सभा में इतना शीश उठा के चल रहे थे, अब क्या है? वो तिमिर के राज में सिर झुकाए हुए हैं। तो ये होगा उसका सही उत्तर। 70 का हो गया डी ऑप्शन, ये होगा सही उत्तर। फिर चलते हैं 71 की ओर। यहाँ पे आ गया आप लोगों का ग्रामर सेक्शन, जो है व्याकरण विभाग आ गया। तो देखते हैं वर्ग व्यंजन कितने हैं। वर्ग व्यंजन देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, 25, 11, 10 और 33 वर्ग व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो वर्ग व्यंजन जो है क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये सारे क्या है? 5 वर्ग जो है उसको लेकर वर्ग व्यंजन 25 होते हैं। तो इसका सही उत्तर 25 होगा। कुछ लोगों ने 33 लिखा हुआ होगा, पर ये 33 नहीं होगा, इसका सही उत्तर जो है 25 होगा। वर्ग व्यंजन 25। ठीक है, तो 71 का जो है ए होगा ऑप्शन, 25 होगा। अब चलते हैं 72 की ओर। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कहाँ होता है? जहाँ पे मतलब उसके बाद लगता है। ठीक है, उपसर्ग देखते हैं कि परामर्श, परादेश, पराक्रम और पराजय, उपसर्ग जो है पहले लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है? परामर्श, परादेश, पराक्रम और पराजय। यहाँ पे क्या होगा? परादेश होगा, क्योंकि परामर्श, पराक्रम और पराजय में उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, पर परादेश जो है ये कोई शब्द वैसा नहीं है। परदेश हो सकता है, पर परादेश ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो इसमें क्या होगा? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो ये होगा परादेश। ठीक है, सारे इडम और आउटर ठीक करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि 72 क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? परामर्श, परादेश, पराक्रम और पराजय। यहाँ पे देखते हैं कि परामर्श जो है वो उपसर्ग है, पराक्रम में भी उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, पर परादेश ऐसा कोई शब्द नहीं है। परदेश हो सकता है, पर परादेश ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है परा उपसर्ग परादेश में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 72 का बी, परादेश। ठीक है, अब चलते हैं 73 क्वेश्चन की ओर। किस स्थिति में ड के नीचे बिंदु लगेगा? यहाँ पे कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमें चुनना है कि कौन सा वाला शब्द है जिसके नीचे ड के नीचे बिंदु लगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? लड्डू, पढ़ना, सुडोल और रेडियो। सब में ड है, पर किस में ड लगेगा? ऑप्शन क्या है देखिए, सही उत्तर होगा इसका पढ़ना, जो है यहाँ पे ड के नीचे बिंदु लगेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी, पढ़ना। ठीक है, अब देखिए ये सही लग रहा है आपको। तो पढ़ना जो है ये इसके नीचे बिंदु लगेगा। तो 73 का ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं 74 क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है। किस शब्द में दान प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कलमदान, अन्नदान, प्रदान और दानवीर। तो यहाँ पे देखते हैं जो अन्नदान, प्रदान और दानवीर है यहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा है, पर प्रत्यय कहाँ पे लगा हुआ है? कलमदान में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कलमदान, ये उसका सही उत्तर होगा। कहाँ में दान प्रत्यय लगा है? कलमदान जो है वहाँ पे दान प्रत्यय लगा है। फिर चलते हैं 75 की ओर। सुरेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है। सुरा युक्त एस, सुर युक्त इस, सुरे युक्त स, सुर युक्त ईश। तो यहाँ पे क्या होगा? संधि विच्छेद जो है ये उसका सही उत्तर होगा। सुर युक्त ईश ये जो है, ठीक है, सुरेश का जो संधि विच्छेद किया गया है यहाँ पे क्या है? सुर युक्त ईश, बड़ी ई की मात्रा और श। ठीक है, यहाँ पे सुरेश होगा। 75 का क्या हो गया? बी हो गया सही उत्तर। फिर चलते हैं 76 की ओर।
सही वर्तनी किसमें है? अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और योत्सना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, वर्तनी कौन सा सही है? ये होगा ज्योत्सना। ठीक है, सही वर्तनी क्या होगा? ज्योत्सना। यहाँ पे 76 का क्या हो गया उत्तर? सी हो गया। अब चलते हैं 77 की ओर। शुक्ल का पर्यायवाची शब्द है। शुक्ल, कुछ लोग समझते हैं शुक्ल और शुल्क। देखिए यहाँ पे शुक्ल लिखा हुआ है। ठीक है, शुक्ल का मतलब सफेद, और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? शुल्क लिखते हैं। शुल्क मतलब जो हम लोग टैक्स देते हैं उसको शुल्क बोलते हैं, और जो शुक्ल है वो हो जाएगा सफ़ेद रंग को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो शुक्ल का क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग हो जाएगा। तो 77 का क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब देखते हैं 78 क्वेश्चन को। हिंदी में री का उच्चारण किस प्रकार होता है? कुछ लोग बहुत उच्चारण में बहुत ही सारे गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है रू, र, री और अर। तो ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर क्या होगा? कुछ लोग रू भी बोलते हैं ना, तो रू ये गलत होगा। रू नहीं बोला जाता, उसको री बोला जाता है। तो ये देखिए 78 का जो हो गया, इसको री बोलते हैं, रू नहीं बोलते। आप कभी भी उसको रू नहीं बोलिएगा, उसको री बोलिएगा। ठीक है, तो ये बहुत बच्चे इसको मिस्टेक कर लेते हैं। तो 78 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 79 की ओर। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो शोकाकुल जो है वो है तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारा है। यहाँ पे शोकाकुल जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा इसमें? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। शोकाकुल का तत्पुरुष सब ये समास है। ठीक है, फिर देखते हैं 80। दुर्लभ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्लभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ मतलब जो ज़्यादा कॉस्टली होता है, फिर उसका जो विपरीत हो जाएगा मतलब थोड़ा कम वाला या तो थोड़ा कम कॉस्टली। तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुलभ हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? कुलाभ है, अलभ्य है, महालाभ है और सुलभ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा, ये होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। कपड़ा का बहुवचन का रूप क्या है? तो कपड़ा जो है उसका बहुवचन देखते हैं। यहाँ पे कपड़ाएँ लिखा हुआ है, कपड़े लिखे हैं, कपड़ा यहाँ लिखा हुआ है और कपड़ो लिखा हुआ है। तो देखिए जो कपड़ा है उसका जो बहुवचन होगा तो कपड़ाएँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कपड़ाएँ लिख देते हैं। कपड़ाएँ नहीं होगा, वो हो गए कपड़े। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, मैंने बहुत सारे कपड़ाएँ धोए हुए हैं, ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। तो यहाँ पे जो है कपड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएंगे। तो जो है 81 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 82 की ओर। मोहन ने कलम खरीदी, रेखांकित पद किस कारक में है? तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कारक है। कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण। तो यहाँ पे जो है कौन सा कारक हो जाएगा? मोहन ने कलम खरीदी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलम खरीदी, तो ये हो जाएगा कर्म, कर्म कारक। ठीक है, खरीदना एक कार्य होता है, तो उसने क्या खरीदा? कलम खरीदा, तो ये एक कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो 82 का जो हो गया सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म, बी ऑप्शन। फिर चलते हैं 83 की ओर। अकर्मक क्रिया छाटिए। यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया कौन सा है? देखना, सीखना, रखना, उड़ना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है देखना, सीखना, रखना और उड़ना। अकर्मक क्रिया जो है क्या हो जाएगा? उड़ना हो जाएगा। ठीक है,
तो 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उड़ना। अब चलते हैं 84 की ओर। हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा वाला है? ऑप्शन देखिए, हंसोड़, हंसवाना, हंसाना और हंसिए। तो ये हो जाएगा हंसना, हंसाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? हंसाना, ये हो जाएगा सही उत्तर उसका। फिर वो जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता तो हंसवाना हो जाता, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया तो ये हंसाना हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो 84 का जो हो गया ये हो जाएगा सी ऑप्शन, हंसाना। ठीक है, फिर 85 की ओर चलते हैं। लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माली, माली का जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या क्या ऑप्शन है? मालियाइन, मालिन, मालूनी और मालिन। तो यहाँ पे देखिए मालिन मालिन दो हैं, एक तो है छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। तो माली जो है वो माली में लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, पर उसका जब लिंग परिवर्तित हो जाएगा, जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होइएगा। इसका सही उत्तर होगा मालिन, छोटी ई की मात्रा के साथ। ठीक है, तो 85 का क्या हो गया? डी, मालिन। 86 विशेषण छांटिए। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? सुंदर, सौंदर्य, सागर और लिखावट। यहाँ पे जो विशेषण है वो सुंदर होगा। ठीक है, सीता बहुत सुंदर है, तो सीता जो है वो सुंदरता जो है वो किसको दर्शाती है? सीता को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सुंदर जो है वो विशेषण होगा। 86 का क्या ऑप्शन हो गया? ए। अब चलते हैं 87 की ओर। खाक में मिलाना, ये एक मुहावरा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या अर्थ निकल के आता है। क्या क्या ऑप्शन है? लाभ पहुंचाना, मिट्टी में डालना, बर्बाद करना और दुश्मनी मिटाना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बर्बाद करना। खाक में मिलाना मतलब बर्बाद करके रख देना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? बर्बाद करना होगा। खाक में मिलाना मतलब बर्बाद करना। तो 87 का कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 88 की ओर। मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी एक कहावत है। तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है? क्या क्या ऑप्शन है? दिखाने के लिए मित्रता, पर वास्तव में शत्रुता। फिर आते हैं मन में दृढ़ता, मुंह में मधुरता। फिर आता है महान बनना, दोष दूर करना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मुंह में राम राम मतलब मुंह में आपके साथ मीठा बोलकर फिर आपके बगल में छुरी भोंकना। तो दिखाने के लिए मित्रता और पर वास्तव में क्या है? आपके साथ शत्रुता है। तो ये जो हो गया मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? दिखाने के लिए मित्रता, पर वास्तव में शत्रुता। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 88 का क्या हो गया? ए ऑप्शन। फिर चलते हैं ईश्वर भला करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे वाक्य का जो है दिखा गया है कुछ ऑप्शंस। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या विधानवाचक? यहाँ पे क्या होगा? इच्छावाचक होगा। कोई आपको आशीर्वाद कर रहा है, आपको ईश्वर आपका भला करे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग लिख देते हैं कि आज्ञावाचक, ये आज्ञा नहीं है, ये उसकी इच्छा है कि ईश्वर आपका भला करे। तो यहाँ पे जो है 89 का ऑप्शन हो जाएगा इच्छावाचक। फिर चलते हैं विधु 10वीं कक्षा में और राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? अव्यय कौन सा है? यहाँ पे होगा और। विधु 10वीं कक्षा में और राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अव्यय क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये अव्यय है। तो 90 का क्या हो गया? ऑप्शन ए, ये सही उत्तर होगा उसका। फिर चलते हैं 91 की ओर। हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे ट्रांसलेशन सेक्शन आ गया आपका। मुँह दुईटी आंबो खाईची। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने 2 आम खाया,
मैं 2 आम खाया, मैं 2 आम खाऊंगा, मैंने 2 आम खाए। तो यहाँ पे देखिए मु दुईटी आंब खाई छे, मतलब यहाँ पे आम का एक आम नहीं, यहाँ पे दो आम है, तो यहाँ पे आम के बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मैंने 2 आम खाए, खाई ची, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, खाए। यहाँ पे खाया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, खाए। खाया मतलब मैं खा चुका हूँ, ये पास्ट में चला जाएगा, पर खाए मतलब मैंने अभी खाया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा मैंने 2 आम खाए, खाया, ये गलत उत्तर है, ठीक है। तो 91 का क्या हो गया, ऑप्शन डी सही उत्तर। अब चलते हैं 92 की ओर। भीतर को आसीबा मना, यहाँ पे क्या क्या उत्तर है देखते हैं। तुम भीतर नहीं आओगे, अंदर आना मना है, भीतर आना मना होगा, तुम भीतर आना होगा। तो ये क्या है कि तुम्हें भीतर आना होगा, भीतर आना मना है, ये सारे गलत हैं। आप सभी को ये सिंपल वाक्य पता चल ही जाता होगा कि अंदर आना मना है, ये जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। भीतर को मतलब अंदर बोलते हैं, तो अंदर आना मना होगा, इसका ये सही उत्तर होगा। भीतर आना मना है अगर किसी ने लिखा भी होगा तो ये गलत बात है। अब 92 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अंदर आना मना है। अब चलते हैं 93 की ओर। काली संध्या बेले मंदिर खोलिबो, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। कल शाम को मंदिर खुला है, कल शाम को मंदिर खुलेगी, कल शाम मंदिर खुलेगा, कल शाम मंदिर खोलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ये हो गए। मंदिर जो है वो एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के पास क्या लगता है, आ की मात्रा लगता है, तो यहाँ पे जो खुलेगा लिखा हुआ है ये सही है। अगर खुलेगी, अगर मंदिर क्या है, मतलब पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मंदिर जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है, खुलेगा। जबकि मंदिर एक पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या है, खुलेगा जो है ये सही उत्तर है, खुलेगी ये गलत उत्तर है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए कि मंदिर जो है वो पुल्लिंग है, इसका कोई स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो खुलेगी नहीं होगा, मंदिर खुलेगा। तो 93 का क्या हो गया, ऑप्शन सी कल शाम मंदिर खुलेगा, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर से एक है, कहा को पुरस्कार मिलिबो, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, इनाम किसको मिलेगा, इनाम किसको मिलेगी, इनाम किसको मिला, इनाम किसको मिलता है। तो जो पुरस्कार है वो भी एक क्या बोलते हैं, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा इसका, इनाम किसको मिलेगा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ कंफ्यूज होता है लिंग परिवर्तन लिंग करने के लिए, तो आप उसको क्या कीजिए कि उसको वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाक्य में परिवर्तन करेंगे, इनाम किसको मिलेगा, इससे ही पता चल जाता है कि ये एक पुल्लिंग है, मिलेगा लिखा है, ठीक है। तो इनाम जो है एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके यहाँ पे क्या लिखा है, मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगी ये गलत है। तो 94 का क्या हो गया, ऑप्शन ए इनाम किसको मिलेगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए एक और है, वर्तमान वर्षा हेउची, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश होगी, अभी बारिश हो रहा है, अभी बारिश हुई। तो कुछ ये सोचते हैं कि जो वर्षा है अभी बारिश होगी या तो हो रहा है, ये भी लिखते हैं। बारिश जो है, मौसम जो है, सारी स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। वर्षा जो है, आप वैसे भी देखिए कि कोई भी लड़की का नाम ही वर्षा होता है, कोई लड़का का नाम वर्षा नहीं होता। तो वैसे हम देखा जाए तो सिंपल तरीके से हम ये देख सकते हैं कि वर्षा जो है एक स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अभी बारिश हो रही है, ये होगा उसका सही उत्तर। बारिश हो रही है, ठीक है, अभी बारिश हो रहा है नहीं होगा, क्योंकि वर्षा स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया। तो 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, अभी बारिश हो रही है। फिर देखते हैं कविता पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद क्या किया जाता है। तो कविता पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद क्या किया जाता है, ऑप्शन ए भावबोध प्रश्न, सस्वर अनुकरण वाचन, प्रस्तुतिकरण, शब्दार्थीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सस्वर अनुकरण वाचन, ठीक है, ये होगा इसका सही उत्तर। 96 बी होगा इसका सही उत्तर।
फिर देखते हैं 97, गृह कार्य के पहले कौन सा काम गद्य पाठ में होता है। तो गद्य पाठ की विधि है, उसमें गृह कार्य से पहले क्या होता है, प्रयोग पाठ होता है, पुनरावृत्ति होती है, कक्षा कार्य होता है या पुनर्वाचन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले होता है कक्षा कार्य, ठीक है, उसके बाद गृह पाठ को दिया जाता है। तो पहले क्या होता है, कक्षा कार्य होता है। तो इसका जो ऑप्शन है 97 का सी होगा इसका सही उत्तर। फिर देखते हैं व्याकरण पाठ में कौन सी विधि है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, खेल विधि, पर्यवेक्षण विधि, कहानी कथन विधि और आगमन विधि। तो जो व्याकरण पाठ है उसमें क्या होता है, आगमन विधि पहले होता है। तो व्याकरण पाठ में कौन सी विधि है, व्याकरण पाठ में आगमन विधि है, ठीक है। तो 98 का क्या हो गया, ऑप्शन डी, आगमन विधि। अब देखते हैं 99, यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, इससे आपको उत्तर छांटने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद क्या है, साहित्य मानव मन को संस्पंदित करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। साहित्य सर्जक मानव समाज के नेतृत्व का प्रमुख घटक है। जीवन के हर क्षेत्र में साहित्य और साहित्यकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहित्यकार अपने ज्ञान और साधन से पाठक को एक अलौकिक अनुभूति कराता है, ठीक है। ये हो गया आपका गद्य अनुच्छेद। तो यहाँ पे प्रश्न क्या आपको दिया गया है, साहित्य किसका सशक्त माध्यम होता है, साहित्य किसका सशक्त माध्यम होता है, मानव मन को स्पंदित करने का सशक्त माध्यम होता है। तो ये हो जाएगा सबसे सशक्त माध्यम होता है। तो साहित्य क्या है, मानव मन को स्पंदित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो 99 का क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं साहित्यकार किससे पाठक को अलौकिक अनुभूति कराता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, तो आप इसको बार बार भी पढ़ सकते हैं। साहित्यकार अपने ज्ञान और साधना से पाठक को एक अलौकिक अनुभूति कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अपने नेतृत्व से, साहित्य से, अपने ज्ञान और साधन से, अपने महत्वपूर्ण भूमिका से। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी होगा, अपने ज्ञान और साधना से जो पाठक है वो अलौकिक अनुभूति कराता है। तो ये था आपका ओस्टेट का सारा क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन। आप लोग भी देख लीजिएगा, इसमें से जितना भी आप लोगों को मार्किंग आप खुद कर लीजिएगा कि इसमें कितना आपका सही है कितना गलत है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू से एवरीवन।